और आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक यह वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों पर कुल 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला हरियाणा के वोटर्स कर रहे हैं। 90 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जबकि 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं दोनों पार्टियां। कांग्रेस ने एक सीट अपनी सहयोगी पार्टी सीपीआईएम के लिए छोड़ी है, जबकि बीजेपी के हिसार सीट से उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और अब पार्टी वहां गोपाल कांडा को समर्थन दे चुकी है। हरियाणा का चुनावी दंगल जारी है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। 90 सीटों पर कुल 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला हरियाणा के वोटर्स कर रहे हैं। 90 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने एक सीट अपने सहयोगी सीपीआईएम के लिए छोड़ी है, जबकि बीजेपी के हिसार सीट से उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और अब पार्टी वहां गोपाल कांडा को समर्थन दे चुकी है। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में अब और तेजी आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। दरअसल 7 अक्टूबर को नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम की बैठक होनी है और नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह सचिव भी इसमें शामिल होंगे। आईबी चीफ और अर्धसैनिक बलों के डीजी भी मौजूद रहेंगे। 2026 तक नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कर देना है, या तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की पुनर्वास नीति का इस्तेमाल कर, या फिर जो संविधान में विश्वास नहीं रखते और भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका अंजाम फिर दूसरी तरह से होगा। इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, एक बड़ी नक्सल मर्दन कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ी बैठक बुलाई है। क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस बैठक के बारे में? कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या है जानकारी अपने पास? देखिए, ये सोमवार को बैठक होगी। गृह मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री, गृह मुख्य सचिव उसमें शामिल रहेंगे, डीजीपी शामिल होंगे और दूसरे केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं, चाहे वो आईबी हो या अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हो, वो तमाम इस मुद्दा बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक का जो एजेंडा है वो ये है कि कैसे हम नक्सल का समूल विनाश करें, इस नक्सल को समाप्त कैसे करें। हालांकि गृह मंत्री कई बार ये दोहरा चुके हैं कि 2 से 3 साल में हम नक्सल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और इस बार तो उन्होंने समय सीमा का ऐलान भी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्च 2026 तक नक्सल को खत्म कर दिया जाएगा और इसके खात्मे के लिए नक्सल प्रभावित जिलों में, खासकर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें कि जो पूरा बस्तर का इलाका है, वहां पर विकास कार्यों किए जा रहे हैं, चाहे उसमें वो सड़क की योजना हो, बिजली की योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, इन सब योजनाओं पर सरकार का पूरा फोकस है। और दूसरा ये कि नक्सलियों से लगातार सरकार अपील कर रही है कि वो मुख्य धारा में आए और नक्सल को छोड़े, मुख्य धारा में आए। तो ये एक सरकार का इनिशिएटिव और उन्होंने बहुत साफ कर दिया, या तो आप सरकार के साथ विकास की धारा है उससे जुड़िए, नहीं तो फिर आपको सरकार कार्रवाई करेगी और नक्सल को समाप्त कर देगी। और इसका उदाहरण हमने कल देखा है, जैसे कल मुठभेड़ हुई है, उसमें एक करीब 28 से 30 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। तो ये एक बहुत साफ संकेत है कि या तो नक्सली सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें, विकास के साथ जुड़े, मुख्य धारा में आए, या फिर केंद्र सरकार कार्रवाई करते हुए इनका समूल नाश कर देगी। क्योंकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि उनका मकसद मार्च 2026 तक नक्सल समस्या को पूरी तरह से खत्म करने का है। जी, निश्चित रूप से। और ये जो टारगेट है, इस टारगेट को पूरा करने के लिए प्रयास भी अब तेजी से किए जा रहे हैं और अंतिम प्रहार की जो बात सरकार के द्वारा कही जाती है, उस अंतिम प्रहार का ये प्रयास भी परिलक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और श्योपुर में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए और एक बार फिर उन्होंने मंच से एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट लूटती है, पुलिस को लगाकर मशीनों का बटन दबवाती है। फूल सिंह बरैया ने कहा कि अब किसी पुलिस वाले, थानेदार, एसडीओपी ने मशीन का बटन दबाया तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे। विधायक ने कहा कि बीजेपी का जो नीति है बीजेपी की, वो न तो उनके पास वोट है और न ही नेता। उसके पास ना वोट है ना नेता है। भारतीय जनता पार्टी जो वोट लेती है तो वोट लूटती है, पुलिस को लगा करके मशीनों का बटन दबाती है। अब हमें मालूम पड़ चुका है, अगर किसी भी सिपाही ने, किसी भी थानेदार ने, किसी भी एसडीओपी ने अगर मशीन पर जाकर के बटन दबाया तो उस पुलिस वाले का हाथ तोड़ दिया जाएगा। ये मैं आपके बीच में घोषणा कर रहा हूं। और अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां पर डेंगू के एक दिन में 37 नए मरीज सामने आए हैं। 320 सैंपल्स की जांच में 37 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 899 हो चुका है, लगभग 900 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। सितंबर महीने की बात करें तो अब तक 687 डेंगू मरीज सितंबर महीने में सामने आ चुके हैं और डेंगू से अब तक 4 मरीजों की जान जा चुकी है। तो एक समस्या डेंगू अभी भी बना हुआ है और मानसून के बाद साफ पानी में पैदा होने वाला ये डेंगू का मच्छर अपने डंक से कितने लोगों को काल के गाल में भेज चुका है और ये एक बड़ी चिंता का कारण भी है। सितंबर महीने का जो आंकड़ा है डरा देने वाला है और अब ताजा आंकड़े भी चिंता का कारण बने हुए हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये डेंगू के डंक का अभी तक पूरी तरह से खात्मा नहीं हो पा रहा है, लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बारिश के बाद अब डेंगू का जो दंश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर की अगर बात करें तो 37 नए मरीज मिले हैं 24 घंटे के अंदर और अब अगर देखें तो ग्वालियर में मरीजों का आंकड़ा डेंगू पीड़ितों का लगभग 900 के करीब पहुंच चुका है, यानी 1000 में थोड़ा सा ही फासला बचा है। और डेंगू का जो ये प्रकोप है लगातार जारी रहेगा और स्वास्थ्य विभाग का कहना है, मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर तक जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी ही नज़र आ रही है कि लोगों को डेंगू से प्रभावित करता रहेगा। तो ये जो मौसम है अब इसमें और तेज़ी से डेंगू का लार्वा और मच्छर पनपेंगे और जिसके चलते डेंगू का दायरा और बढ़ेगा। यानी अब नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के साथ ही आम लोगों के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपने स्तर पर डेंगू से बचाव के उपाय अपनाएं, क्योंकि अभी तक इस सीज़न में 4 लोगों की जो डेंगू पीड़ित थे उनकी मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभी लोगों के लिए और चुनौतीपूर्ण समय रहेगा और दिसंबर तक, जिस तरह से दिसंबर तक का अनुमान जताया है स्वास्थ्य विभाग ने, दिसंबर तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी उसके बाद ही इस डेंगू के प्रकोप से लोगों को राहत मिलेगी। और रहिएगा आप हमारे साथ सुशील, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और ग्वालियर में कल होने वाले भारत बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मैच को लेकर विरोध लगातार जारी और इस बीच ग्वालियर पहुंचे बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज दौनेरिया ने मैच को लेकर कड़ा विरोध जताया। नीरज दौनेरिया ने कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, ऐसे समय में बांग्लादेश के साथ मैच खेलना ठीक नहीं है। और ग्वालियर स्टेडियम पर लंबे समय के बाद कोई मैच आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और ऐसे में भारत बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच को लेकर विरोध लगातार जारी है। इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक से। सुशील, कल का मैच काफी महत्वपूर्ण है, हालांकि इस बारे में लोगों की राय कुछ अलहदा है। उनका ये कहना है कि जो विरोध, जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कृत्य बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुआ, उसे देखते हुए ये मैच कतई होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ग्वालियर में 6 अक्टूबर यानी कल भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच खेला जाना है। इस सीरीज़ का पहला मैच होगा और इस मैच को लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है हिंदू महासंगठनों के द्वारा, उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है।
हिंदू महासभा ने भी इस मैच का लगातार विरोध किया है। कल ग्वालियर के लश्कर बंद का ऐलान किया हिंदू महासभा ने। उसके साथ ही बजरंग दल भी अब खुलकर मैदान में आ गया है। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक नीरज दोनेरिया कल रात ग्वालियर पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो मैच हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच, ये मैच नहीं होना चाहिए। बीसीसी ने इस बात की गलती की है और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हर स्तर पर इस मैच को रद्द कराने के लिए विरोध करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, जो अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वर्तमान सरकार के और उनके समर्थकों के द्वारा, तो उसको लेकर बांग्लादेश का विरोध है। उनका मैच से किसी तरह का विरोध नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की टीम खेल रही है इसी बात का विरोध है। तो अब निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सक्रिय है। जिस तरह से कल सुरक्षा व्यवस्था के चलते बांग्लादेश की टीम को होटल में ही नमाज अदा करा गई थी, तो आज करीब 3000 से ज़्यादा पुलिस जवान पूरे होटल, स्टेडियम सहित शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात है। और पुलिस प्रशासन का दावा है कि किसी तरह के भी विरोध या प्रदर्शन के लिए यहाँ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जा चुका है। ऐसे में अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है या फिर इस तरह की गतिविधि करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तत्काल गिरफ्तारी होगी, इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो निश्चित तौर पर हिंदू संगठनों का जो विरोध है वो बांग्लादेश के हालातों के चलते बांग्लादेश टीम का भारत में खेलने को लेकर विरोध है, क्रिकेट का विरोध नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन के लिए भी अगले जो 24 से 48 घंटे हैं वो चुनौतीपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इस मैच को शांतिपूर्ण तरीके से कराना और इन विरोधों को काबू में करना निश्चित तौर पर एक चुनौती रहेगी। लेकिन प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त और तैयार है कि वो इस मैच को शांतिपूर्ण तरीके से कराएगी। और यहाँ आने वाले करीब 30,000 से ज़्यादा जो दर्शक है ग्वालियर के शंकरपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहुँचेंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरा रूट ट्रैफिक से लेकर सिक्योरिटी के पूरे अरेंजमेंट यहाँ है और बाहर से भी पुलिस बल यहाँ पहुँच चुका है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। जिस प्रकार से बांग्लादेश के साथ में भारत का मैच ऐसे समय पर हो रहा है जिस समय संपूर्ण बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में बर्बर और भीभत्स अत्याचार हुए हैं। वो इतने भीभत्स अत्याचार हुए हैं कि 2-2, 3-3 दिन तक हिंदुओं की लाशें टांग करके, और पूरे दुनिया में देखा है कितनी ही बहनों को उठा करके सामूहिक गैंगरेप हुए उनके साथ में। ऐसा दुर्व्यवहार पूरी दुनिया में इससे पहले हिंदुओं के साथ बर्बरता नहीं की गई है जैसी बांग्लादेश में इन दिनों हुई। और उसके बावजूद भी वर्तमान समय में बीसीसीआई के द्वारा भारत और बांग्लादेश का ये